जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी। और मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहां रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। चिराग पासवान ने बिहार में फिर से एक नया खेल कर दिया है, यानी अब बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया तहलका मच चुका है। जैसे ही उन्होंने खान ब्रदर्स को उतारा है सीवान से, तो अब सर्दगर्मी बहुत तेज बढ़ गई है। अब लगता है कि असली खेला अब शुरू होने वाला है। लगता है कि एमवाई समीकरण में एक और नया एजेंडा घुस गया है, यानी मुस्लिम वोटर्स को एकत्रित करने का। इसकी कहानी के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। उस ये विश्वास रखता है कि इनके आने से सिवान जिला में पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। बिहारी एकत्रित करने के लिए क्यों साजिश ऐसे कर रहे हैं, ऐसा क्या प्लानिंग हो रहा है? कहीं ना कहीं ये केंद्र से सपोर्ट है या चिराग का अपना जनादेश है? ऐसा क्या होने वाला है और ऐसी पीछे की मंशा क्या है, आज समझने की कोशिश करते हैं। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक, बहुत सारे इसमें डिटेल स्टडी कर करके आया हूँ और बहुत सारे उनके कई सारे जो स्पीच दिए हैं, कई जगहों पे स्पीच दिए हैं, उसको भी काफ़ी विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण के नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उनका जो एक स्ट्रक्चर तैयार है, एक फार्मूला तैयार है और उसी फार्मूला को घुमा फिरा कर करके अपने आप को रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को एक समर्थन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके है। जितने जो इतनी सारी मीडिया वाले ने, कई सारे लोगों ने जिस तरह से चिराग को लेकर करके और नीतीश को लेकर के, बहुत सारे गठबंधन को लेकर के विवाद पैदा कर रहे थे, आज मैं उसका खुलासा कर देने वाला हूं कि यह विवाद अब नहीं होने वाला है, क्योंकि चिराग एनडीए से कहीं जाने वाले नहीं हैं। उनके बात से, उनके भाषण से, उनकी स्पीच में जो एजेंडा है उनसे देख करके क्लियर होने वाला है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, नॉट भारत के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। क्यों नहीं कांग्रेस ने उनको सम्मान देने का काम किया? मोदी के एजेंडे के खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये खान ब्रदर्स भी उसी के एजेंडे की मुहिम है। जिस तरह से आरजेडी एमवाई समीकरण पे काम करते हैं, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पे काम करते हैं, यानी मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स तो कहते हैं ना आरजेडी का है ही, यानी तेजस्वी यादव का अपना गढ़ है। और सिवान से जिस तरह से उन्होंने प्रचंड वोट लेने की कोशिश की है और उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है, ऐसे ऐसे सहयोग है और कहीं ना कहीं सिवान के कहते हैं ना दावेदार और पतुदार जितने भी रहते हैं कहीं ना कहीं आरजेडी के संपर्क में रहते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा सिवान को कब्जा करने में लगे हुए, वोटर्स को लगे हुए, लेकिन उसका तोड़ अब चिराग ने हासिल कर लिया, यानी तोड़ उनका बना लिया है। यानी खान ब्रदर्स के जैसे ही सपोर्ट मिला है, उसके सपोर्ट से लगता है कि अब वह समीकरण टूटने वाला है, यानी आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है उसको ब्रेक करने की कोशिश करने की पूरी तरह से तैयारी की गई। अब देखा जाए तो ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरजेडी में हिमा साहब, ओसामा साहब उनके बेटे हैं, दोनों मिलकर करके आरजेडी को सपोर्ट कर रहे थे और सिवान में एक अच्छा मुस्लिम वोटर्स को एकत्रित कर रहे थे। और एक कहीं न कहीं बात एनडीए को खल रही थी, लग रहा था कि सिवान अपने हाथ से जाने वाला है और उनका एमवाई समीकरण बहुत तगड़ा है और उस पर गजब खेल खेलते हैं। कभी वो टोपी पहन करके, कभी वो कहते हैं ना कि वो रमजान में जाते हैं, मुस्लिम से मिलते हैं और आरजेडी का यही समीकरण है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस पे भी खड़े उतर रहे हैं। इसका तोड़ तो चाहिए और इसका तोड़ कहीं नहीं मिल रहा था, उसको ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं ये जो ब्रदर्स है, खान ब्रदर्स ने उन्हें ढूंढ करके दे दिया, यानी खान ब्रदर्स ही उनके सपोर्ट में आ चुके, यानी लोग जनशक्ति पार्टी के वो दामन छान लिए हैं, यानी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं और चिराग ने अपने हाथों से उन्हें वो सदस्यता दिया है। और वहां पर आकर करके कहते सिवान जिले में ये हसनपुरा प्रखंड में ये कार्यक्रम हुआ था, वहां पर वो सारे सम्मान दिए और अपनी सदस्यता ग्रहण करवाएं। उसमें जो ये बड़े भाई हैं अयूब खान और छोटे भाई रईस खान, दोनों का अपने अच्छा दावेदारी है, वहां पर एक अच्छा पकड़ है। और अयूब खान के बेटे जो सैफ खान है वो एक यंग है और डायनेमिक है, वो एक यंग और एक मिडिल एज मींस चिराग पासवान के एज का जो कॉम्बिनेशन लिया है, ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ऐसे कॉम्बिनेशन में वो मुस्लिम वोटर्स को खूब हिला कर रख देंगे, यानी सिवान को पकड़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं आरजेडी को तोड़ने के लिए वो खाता इस्तेमाल कर लिए। और उनकी स्पीच अगर देखा जाए
तो सिर्फ और सिर्फ वही बात करते हैं जो पिछले कई स्पीचों में देखा गया। उनमें वो कॉमन है कि महिलाओं की उन्नति के लिए जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कई सारे कार्य किए हैं, आयुष्मान योजनाएं लाए हैं जिससे कई लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि कोई बीमारी से, कोई परेशानी से गरीब लोग अपने गहने संपत्ति बेच देते थे, जमीन बेच करके गिरवी करा के इलाज कराते थे। कहीं न कहीं इस बात को एनडीए समझती थी और हमारे प्रधानमंत्री समझते थे, इसलिए उज्जवल योजना के तहत वो सारी सुविधाएं महिलाओं को दिया है। यह सुविधाएं एक बहुत बड़ी सुविधाएं हैं जिससे खास करके पिछड़ा और दलित लोगों के लिए, जो वंचित लोग हैं जिनको शायद हर दिन कुछ ना कुछ कमा के खाते हैं, उनके लिए एक बीमारी होना अपने आप में निष्णाभूत कर देता है, हर तरह से उसे रौंद देता है। और उसमें आयुष्मान जो जिस तरह से उज्जवल योजना है और आयुष्मान योजना है, इस तरह से काफ़ी सपोर्ट किया है मोदी ने। और हर घर घर शौचालय से भी एक अच्छा, महिलाओं के लिए एक अच्छा सपोर्ट की भूमिका निभाई है। ऐसे कई सारे सहयोग की बात किए हैं, हेल्थ के सपोर्ट की बात किए हैं। और अपने पिता रामविलास पासवान को भी याद करा के बोलते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कॉम्बिनेशन रहा, सहयोग रहा है कि हर बच्चा, हर दलित के घर घर में आज मोबाइल फ़ोन है जिसके मदद से आज वीडियोस बना रहे, हर चीज़ों को देख रहे, हर इन्फॉर्मेशन से ले पा रहे हैं, उनके पिता का श्रेय जाता है। यानी कुल मिलाकर के एक डबल इंजन की बात कर रहे हैं और डबल इंजन में कोई और नहीं आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही आते हैं। और उसमें बीजेपी और एनडीए के साथ जो एनडीए जो मिलकर के बनाए एनडीए है, जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। यानी नीतीश कुमार को लेकर के जो विवाद चल रहा था, एक खिचड़ी को लेकर के विवाद चल रहा था, दही चूड़ा को लेकर के विवाद चल रहा था कि दही चूड़ा में नहीं आए, उसको भी क्लियर कर दिए कि इसके मामले में वो डायरेक्टली नहीं बोले, बट कह रहे थे कि हमारे प्रदेश के, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरी समर्पण के साथ अपने राज्य को विकसित करने में लगे हुए हैं और केंद्र सरकार उनका भरपूर साथ दे रही है। और डबल इंजन की सरकार की यही खासियत है और पिछले कई सालों के बाद यह ऐसा मौका मिला है कि डबल इंजन की सरकार आई है, जहां पर सत्ता हमारे पास एनडीए है और केंद्र में भी एक ही सरकार है, तो एक मजबूती से जनादेश मिलने की संभावना है और बहुत अच्छा कार्य करने की जरूरत है। तो अपने जितने भी लोगों को कहीं ना कहीं यह 5 साल के लिए चुनौती दी है कि 5 साल लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए, फिर देख लीजिए कि बिहार में किस लेवल की तरक्की होगी, किस लेवल की बात होगी। और खास तो बात यह है कि इस सारे चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं उस सिवान का जो सीट है, जो एरिया है, जहां जहां पर उनका एमपी खड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ होने वाला है। यानी आरजेडी के सारे कमान को कसा जा रहा है, धीरे धीरे उनके साथ धुरंधर वैसे ही प्रतिद्वंद को उतार कर करके उसमें निष्णाभूत करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए शायद हर कोई डर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि नीतीश चाचा को भी लगता है कि इस तरह से जो प्रोग्राम हो रहा है, यानी एनडीए का जो प्रोग्राम चल रहा है, यानी ऊपर में बैठ के गुजरात लॉबी से जो कार्यक्रम हो रहा है और उसके कार्यकर्ता या कर्णधार जिस तरह से चिराग को दिया गया और चिराग अपनी पार्टियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उसे एक एनडीए का सपोर्ट सिस्टम बना कर करके बिहार में लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत चुनौती रख सकता है। यानी उनके पिता भी ऐसा एक कार्य किए थे, मुस्लिम वोटर्स को लाए थे और इस तरह से बहुत बड़ा जनपद तो उन्हें मिला था, लेकिन एक गलती वो कर गए थे कि वो मुस्लिम को ही सीएम बनाने में लग गए थे, इसके बाद वो निष्णाभूत हो गए। शायद ऐसी गलती चिराग नहीं कर पाएंगे, अगर गलती करिए तो इनका भी कैरियर अप जो चल रहा है वो कब डाउन हो जाएगा। यानी स्टॉक मार्केट में आप समझते इन्वेस्ट करते तो समझते हो कि ग्राफ जैसे बढ़ता तो लगता लॉटरी लग गई है, और जैसे ही डाउन होता है तो इंसान कहते ना अर्श से फर्श पे आ जाता है, वैसे ही हालत चिराग की भी हो जाएगी। वोटर्स को तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन दावेदारी शायद अपने पास रखेंगे या एनडीए को, एनडीए के पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, गुजरात लॉबी डिसाइड करेगा, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। और इसको लेकर करके अभी फिलहाल लगता है कि नीतीश को काफी सपोर्ट मिलने वाला है। उस स्पीच के साथ वो क्लैरिटी आती है, उस स्पीच के साथ उनमें एक सद्भावना आता है, नीतीश के प्रति एक प्यार दिखता है। कहीं ना कहीं नीतीश ही अभी 2029 में
तक शायद वो बने रहेंगे, 29 के बाद वो शायद और कोई बीजेपी के तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बीजेपी की तरफ से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने वो मंच पे धीरे धीरे वो खुलासा भी कर रहे हैं कि हमारे देश के कहते हैं हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास केंद्र का सपोर्ट है। इसको लेकर के बड़ा खेला हो जा रहा है। और MY समीकरण को जो RJD ने बनाया है, मुस्लिम और यादव समीकरण, उसको ध्वस्त करने की पूरी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। और उनका जो नया समीकरण जो कहा जाता है, वो कहते हैं यूथ का समीकरण है और महिलाओं का जो समीकरण है, उसको लेकर के बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। और उसमें भी एक योगदान और उनका सीवान में जोरदार भाषण सब कोई को हिला कर रख दिया है। यानी बहुत लोगों को जो मीडिया में उनके खिलाफ कई सारी जो अड़चने लगा रहे थे, कई बातें बोल रहे थे, उनको लेकर के जबरदस्त घेरा है। आप क्या इनके बारे में सोचते हैं, कैसी राय रखते हैं, कौन सा विचार आपके मन में कौंध कर रहा है, हमारे तक शेयर करें, साझा करें। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे भरे भरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ऐसे डीप एंड डाइव आपके न्यूज मिलते रहेंगे जो आपको हिला कर रख देगा।